हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप आराम से इसे तैयार कर सकते हो और सीधा है, समझने वाला है और ज़िंदगी में काम आने वाला चैप्टर है। तो इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपना जो क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन पार्ट फर्स्ट। तो ये विद्युत रसायन है, इसे देखते हैं अपन। राजस्थान बोर्ड होगा, जो राजस्थान बोर्ड के अंदर ये कम से कम इस चैप्टर से हमको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। और जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें से लगभग इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर देखने को अपन को मिलते हैं। और जो एमपी यूपी ऑल अदर्स बोर्ड है उन सभी बोर्ड्स में ये 5 मार्क्स का चैप्टर है मिनिमम। और राजस्थान बोर्ड में कितने मार्क्स का चैप्टर है? 4 मार्क्स का, कम से कम मिनिमम मार्क्स। तो आज अपन इसकी शुरुआत करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे यार। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो से मेरा मतलब होता है इलेक्ट्रोड। यहाँ इलेक्ट्रो से क्या मतलब है? इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड का नाम आप पढ़ते आए हो छोटी, इससे पहले वाली पिछली क्लासों में इलेक्ट्रोड नाम सुन रखा है। इलेक्ट्रोड किसी भी धातु का बना हो सकता है जो विलयन में डला हुआ रहता है, उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन का एक मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी विद्युतीय ऊर्जा, जो किससे उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉनों से ही उत्पन्न होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाएंगे, वो सारी बातें समझेंगे आगे। लेकिन जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रो का 2 मतलब यहाँ अपन को देखने को मिल रहा है, एक इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा। इधर आ जाओ आप केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल ऊर्जा एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। केमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ बेटा? केमिकल एनर्जी से मेरा मतलब है रासायनिक ऊर्जा। तो वैसे दोनों को मिलाकर बात करते हैं अपन, इसकी और इसकी, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री की। तो इसका जो मतलब निकल के आता है वो मतलब अपन बोल सकते हैं, इसका जो मतलब होता है वो होता है सेल में होने वाली अभिक्रियाएं या सेल में होने वाली रिएक्शन। अब आप सभी काम में ले रहे हो सेल को, बैटरी भी देखी है आपने, सब कुछ देखा है आपके घरों में। तो सेल में होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसमें किसका अध्ययन करते हैं अपन? उन अभिक्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? विद्युत रसायन कहलाती है। और विद्युत रसायन के अंदर किसका अध्ययन करते हैं अपन? सेल का ही अध्ययन करते हैं अधिकतर। तो इसका मतलब ही क्या होगा? एक ही लाइन में ये हमारा चैप्टर की बात अगर कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल में वो जितनी भी रिएक्शंस होती है उनका अध्ययन करते हैं अपन, वही क्या कहलाती है? सेल में होने वाली अभिक्रिया रसायन, ये विद्युत रसायन है, सेल में होने वाली अभिक्रियाएं। फिर भी अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो अपन देख लो इसमें क्या क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं अपन। रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एवं केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपके कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एवं केमिकल एनर्जी का परस्पर आपस में इन दोनों का अध्ययन किया जिस शाखा के अंदर करते हैं, वो शाखा रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। तो याद हो जाना चाहिए कि रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का परस्पर संबंध का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे विद्युत रसायन कहते हैं। एक परिभाषा तो ये निकल के आती है अपने पास। दूसरी भाषा में इसे और बोल सकते हैं अपन कि ये इलेक्ट्रोड है मेरे पास,
इलेक्ट्रोड है तो इसमें रिएक्शंस तो होगी। हमने परिभाषा मतलब ही समझा है कि सेल में होने वाली अभिक्रिया रस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो दूसरी जो परिभाषा है वो होगी बेटा इसमें भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की यानी फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रोड की, यहाँ जो इलेक्ट्रोड होता है, जो है इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है बेटा, किसी न किसी धातु का बना होता है। इलेक्ट्रोड कैसा होता है, जैसा ऐसा, काम आगे देखेंगे अपन, ये इलेक्ट्रोड है जैसे। तो ये बोल रहा है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रोड की सतह पर, इलेक्ट्रोड की सतह पर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ये बात ध्यान में रखना। और वो सारी रिडॉक्स रिएक्शन जो आप 11वीं क्लास में आपका चैप्टर था, ये पता नहीं 9 था या 8, लेकिन जो रिडॉक्स रिएक्शन जो पढ़ के आए हैं वो सारी अभिक्रियाएं कहाँ होती है, इलेक्ट्रोड के अंदर या इलेक्ट्रोड की सतह पर होती है। ये भी विद्युत रसायन कहलाता है। तो यहाँ हमने लिखा गया है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रोड की सतह पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो यह विद्युत रसायन कहलाती है। क्लियर। दूसरी भाषा में इसे और बोल सकते हैं अपन कि वह सभी अभिक्रियाएं हैं, देखो बात घुमा दी मैंने यहाँ पे, और वह सभी अभिक्रियाएं, वह सारी रिएक्शंस जो सेल के अंदर या सेल की सतह पर होती है, वह सारी रिएक्शन, वह सभी अभिक्रियाएं जो सेल के अंदर या सेल की सतह पर होती है विद्युत रसायन कहलाती है। अब तो बात समझ में रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की दुकान में जाते हैं अपन तो इतना तो समझ ही सकते हैं कि वो सारी अभिक्रियाएं जो सेल के अंदर या सेल की सतह सबके संपर्क में है, ये चीज़ें तो नहीं तो है नहीं, सेल की सतह पर होती है तो विद्युत रसायन कहलाती है। क्लियर। तो इसकी परिभाषा जहाँ तक मैं मानता हूँ क्लियर हो गई होगी। अब मतलब आता है मेरा यहाँ पे दो चीज़ अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है, एक होता है सेल और एक होता है बेटा बैटरी। ये दोनों वर्ड है, दोनों अपने काफ़ी दैनिक जीवन में यूज आता है, इनका यूज होता है, इनका दैनिक जीवन में खूब यूज होता है। सेल का भी खूब यूज होता है और बैटरी का भी खूब यूज होता है। अब सेल क्या है, बैटरी क्या है, इन दोनों में चेंज जानते हो आप। देखो बेटा सेल किसे कहेंगे, सेल वो ही होता है जो बैटरी का एक रूप होता है, लेकिन उसका जो वोल्टेज की क्षमता होती है वो कम होती है, और जो बैटरी होती है वो कई सारे सेलों से मिलकर बनी होती है, तो बैटरी बोल देते हैं उसको। वो अधिक वोल्टेज वाली युक्ति है और सेल कम वोल्टेज वाली युक्ति है। तो आओ देखते हैं इनको। सेल किसे कहेंगे, कम वोल्टेज की, कम वोल्टेज। अब वोल्टेज नाम तो आप सुनते हो, जानते हो, जो लाइट आती है करंट को नापने वाली जो यूनिट होती है उसे तो वोल्टेज बोल रहे हैं यहाँ पे। कम वोल्टेज वाली वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, सेल कहलाता है। दो बार सुनो, सेल किसे कहेंगे बेटा, कम वोल्टेज वाली वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, सेल कहलाता है। यानी मोटी बात यही है कि कम वोल्टेज वाली वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, वो सेल कहलाता है। ठीक बात। बैटरी किसे कहेंगे, अधिक वोल्टेज वाली वह युक्ति होती है जो कई सारे सेलों से मिलकर बनी होती है। अधिक वोल्टेज वाली वह युक्ति होती है जो कई सारे सेलों से मिलकर बनती है, बैटरी कहलाती है। ठीक बात है। अब बात करते हैं अपन सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल या क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। सेल कितने सेल, इसे देख लेते हैं अपन, क्या होता है सेलों का वर्गीकरण।
और इसे बोल सकते हैं अपन टाइप ऑफ सेल या सेलों के प्रकार। ये जो अपन ने जानकारी ली है वो सारा सिलेबस है, फिर इनको एक स्टेप बाय स्टेप सभी को सब पढ़ेंगे अपन। तो जो सेल होते हैं वो 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होते हैं बेटा सेल? होने में तो और भी होते हैं, सांद्रता सेल भी होता है, लेकिन अपन को यहाँ पे जो अपने सिलेबस के अनुसार वो 3 ही सेल दे रखे हैं यहाँ मुख्य रूप से। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। देखो बेटा, देखो बच्चों, पहला सेल होगा जो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल क्या काम करता है? ये ध्यान में कैसे रखोगे? जैसे वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत अपघट्य सेल कहते हैं। ठीक बात। आगे बढ़ो बेटा। अगला सेल आता है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसी के दूसरे नाम है। ये सेल एक ही है लेकिन ये दूसरे नाम है इसके। इसे और क्या बोल सकते हो आप? केमिकल सेल या रासायनिक सेल। इसे क्या बोल सकते हो? गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। वोल्टेज सेल, वोल्टीय सेल, ये सारे एक ही सेल के नाम है। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या काम करता है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। याद होना चाहिए साथ के साथ। देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करता था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रहेगा, इसमें केमिकल आ रहा है, ध्यान में कैसे रखोगे? इसमें इलेक्ट्रो आ रहा है, इसमें रासायनिक आ रहा है, ये केमिकल आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। तो ये ध्यान में रखना, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? इलेक्ट्रो में। और ये इलेक्ट्रो से केमिकल में, और ये केमिकल को इलेक्ट्रो में। तो ये कन्फ्यूजन कभी भी भूल जाओ आप, कभी भी भूल जाओ कि यार ये उल्टा सीधा होगा, तो इसको पहचानना कैसे? इलेक्ट्रो पहले आ रहा है तो विद्युत, तो विद्युत को केमिकल में चेंज करेगा, केमिकल ऊर्जा में। और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल पूछ रहा है वो, तो केमिकल को इलेक्ट्रो में चेंज करेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये अच्छी तरह ध्यान रखना बेटा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसका उदाहरण होगा डेनियल सेल। जो ये जो डेनियल सेल है ये आपको ध्यान में रखना पड़ और काफ़ी महत्वपूर्ण सेल है। इसको समझ में आ गया, बाकी सारे सेल समझ में आ जाएंगे। आगे देखते हैं फ्यूल सेल या ईंधन सेल। ये क्या होता है बेटा? देखो, ईंधन सेल या फ्यूल सेल जो होता है, ये सेल आपने देखा है कि जितना भी इन्वायरमेंटल है अपना, उसमें धरती पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या है? सारे जीवाश्म मिलते हैं पृथ्वी में, और ईंधन भी मिलता है। तो उन जैसे कोयले भी मिलते हैं, कितने 3 4 5 प्रकार के कोयले होते हैं। उन सभी से क्या होता है? लाइट बना सकते हैं अपन, तो विद्युत बना सकते हैं। यानी बोल सकता हूँ कि ईंधन से विद्युत बनती है या जीवाश्म से विद्युत बनाई जाती है। तो ये जो बनाने का प्रोसेस होता है वही ईंधन सेल कहलाता है। इसे देख लेते हैं अपन। देखो इधर, वह सेल जो किसी ईंधन, कोई भी ईंधन हो सकता है, वो इन धरती के नीचे मिलने वाला कोई भी ईंधन, वह सेल जो किसी ईंधन या जीवाश्म हो सकता है, जीवाश्म से विद्युत ऊर्जा बना सके, ईंधन सेल कहलाता है। वह सेल जो किसी ईंधन या जीवाश्म से विद्युत ऊर्जा बना सके, ईंधन सेल कहलाता है। ठीक बात।
तो अगला हेडिंग, ये बात, ये मोटा मोटा सिलेबस है अपना वो हो चुका है। ये लास्ट स्टेप आपके चैप्टर की, ये समझो आपका चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। एक बार मैंने सिलेबस दिखाया है तुम्हें ट्रेलर। अब जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, कुछ सामान्य शब्दावली है जैसे ही वो पढ़ के और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एंटर करेंगे अपन, इनको डिटेल वाइज पढ़ते चलेंगे अपन। ये सिलेबस तुम्हारे पास है तो इसे एक पेज में उतार लो बढ़िया, फिर स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ते चलेंगे। ठीक भाई, तो अगला हेडिंग डालो आप, सामान्य शब्दावली। सामान्य शब्दावली, अब सामान्य शब्दावली में इससे मेरा मतलब है यहाँ पे बेटा, जैसे चालकता, चालकत्व, कुचालकता, इन चीज़ों को वैसे जानते हो आप, लेकिन फिर भी समझते चलते हैं साथ के साथ। तो हेडिंग डालो आप, सामान्य शब्दावली। तो ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। वैसे जो सिलेबस था वो हम देख चुके हैं, कहते किसको है। तो इसमें एक चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि चालक क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनको देखते चलते हैं अपन, तो ताकि वो चीज़ें आसानी से समझ में आए। चालक, कंडक्टर्स पढ़ चुके हो आप, सॉलिड स्टेट में आया शायद आया था, ध्यान करो। तो चालक, जो चालक होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के चालक होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है विद्युत का चालक और एक होता है विद्युत का कुचालक। विद्युत का चालक इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, और दूसरा होता है विद्युत का कुचालक, नॉन कंडक्टर्स। ठीक बात। विद्युत का चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत का धारा का प्रवाह करते हैं, या वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत चालक कहलाते हैं, या विद्युत का चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत के चालक कहलाते हैं। विद्युत के चालक कहलाते हैं। कुचालक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ध्यान रह गया कि विद्युत का चालक किसे कहेंगे? जो विद्युत का प्रवाह करे, वे पदार्थ सारे विद्युत के चालक कहलाएंगे। और वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं वो सारे पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण यदि अपन देखें तो लगभग सभी धातुएं विद्युत की क्या करती है? विद्युत का चालन करती है। और विद्युत अपघट्यों के विलयन में विद्युत अपघट्यों का जो विलयन होता है उसमें कुछ डाल देते हैं तो वो आयनों में टूट जाता है, तो वो सॉल्यूशन भी क्या करता है? विद्युत का चालन करने लग जाता है। दूसरी बात देखते हैं इधर, वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लकड़ी, कांच, रबर, जल इत्यादि जितने भी विद्युत के आप जानते हो जो विद्युत का प्रवाह नहीं कर सके वो सारे किस में आते हैं? विद्युत के कुचालक में आते हैं। ठीक बात। आगे देखते हैं अपन, जो विद्युत के चालक होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है उनमें धात्विक चालक और दूसरा प्रकार होता है उनमें विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक की बात करें, मेटेलिक कंडक्टर्स की यदि अपन बात करते हैं तो देखो, धात्विक चालक अपन पढ़ चुके हैं। इसमें जो विद्युत का प्रवाह होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं विद्युत के लिए। उसी के कारण वो जो धातुएं होती है विद्युत का चालन करती है। तो देखो, लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। क्यों होती है लगभग सभी धातुएं? लगभग मतलब सारी नहीं, किसी को छोड़कर लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा, जो आवेश का प्रवाह कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश को पहुंचा देते हैं। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक। एग्जाम्पल देखें तो कॉपर है, सिल्वर है, Au गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम इत्यादि कई सारी। दूसरी एक बात करें अपन, ग्रेफाइट एक धातु होती है, धातु नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये विद्युत का प्रवाह करती है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए क्या होती है? ग्रेफाइट विद्युत का चालन करती है। ठीक बात है। और देखें,
इनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। किसको? धात्विक चालक को दूसरा नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्यों कह रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाह हो रहा है विद्युत का, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक चालक बोल रहे हैं अपन। ठीक बात। इधर आ जाओ, विद्युत अपघटनी चालक किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को क्या कहेंगे? वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर टूट जाते हैं। जल क्या है यहाँ बेटा? विलायक। और जब उस पदार्थ को उसमें डालते हैं तो वो किस में टूट जाता है? आयनों में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं? वे आयनों में टूट जाते हैं। तो वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वे आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे लिख लो, आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। ठीक बात। दूसरी लाइन पढ़ो, इनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। आयन कहाँ से मिले बेटा? यहाँ से जैसे ही अपन ने उसमें डाला और वो किस में टूट गया? मुक्त आयनों में टूट गया। और मुक्त आयनों के कारण होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आयनिक चालक भी कहते हैं। आयनिक चालक। दो बार सुनो, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। और आयनों के कारण ही इनको, मुक्त आयनों के कारण ही इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए इन्हें आयनिक चालक कहते हैं। ठीक बात है। ये भी दो प्रकार के देखने को अपन को मिलते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक यानी प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरा होता है बेटा, ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक। अब जो प्रबल विद्युत अपघट्य, आप 11वीं क्लास का चैप्टर पढ़ के आए हो आप ये सारी बातें, लेकिन फिर भी देख लो। प्रबल विद्युत अपघट्य अपन को 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो वो सारे अम्ल जो प्रबल होते हैं, प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड, वो सारे किस में आएंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य में आएंगे। यानी प्रबल विद्युत अपघट्य से मेरा मतलब है, जब उनको आप सॉल्यूशन में डालोगे तो वो 100% वियोजित हो जाते हैं, 100% आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह टूट जाते हैं, 100% वियोजन होता है, को पढ़ा है अपन ने सॉल्यूशन में। वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रबल कहलाते हैं। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण कौन सा हुआ? यहाँ HCl है, प्रबल अम्ल है। H2SO4 प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक एसिड है, प्रबल अम्ल है। ये सारे और इत्यादि जो भी हो सकते हैं वो सारे किसमें हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दूसरी बात, अम्ल का मतलब ही हाइड्रोजन का त्याग कर देते हैं। दूसरा है प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे बेटा? NaOH, KOH, वही सॉल्यूशन में डालेंगे, OH आयन के रूप में 100% आयनित होंगे और OH अलग हो जाएगा और धातु अलग हो जाएगी। ठीक बात। सभी लवण एक ही प्रकार के होते हैं। लवण बोलते ही क्यों है? कैसे बनते हैं? क्षार और अम्ल की क्रिया से लवण का निर्माण होता है, और लवण, सभी ही लवण क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। 100% आयनों में टूटते ही टूटते हैं लवण, इसलिए उनको लवण बोलते हैं। सभी लवण साल्ट, KCl या NaCl इत्यादि, और भी कई सारे हो सकते हैं। दूसरी बात, दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं अपन, तो ये इसे क्या बोलेंगे? वीक एसिड। जो बहुत कम वियोजित होते हैं, यानी बहुत कम आयनित होंगे, आयनों में तो टूटेंगे लेकिन 100% कभी नहीं टूटेंगे, बहुत कम टूटेंगे। तो इनको क्या नाम देंगे? ऐसे कंपाउंड इस कैटेगरी में रखे गए वो होते हैं दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। उदाहरण है एक एसिटिक एसिड, और भी हो सकते हैं। दूसरा होता है दुर्बल क्षार, वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान में रखने वाली इत्यादि। तो 2 बार सुन लो। चालक, कंडक्टर्स, पहला टर्म्स आया अपने पास शब्दावली में चालक। चालक 2 प्रकार के होंगे, विद्युत चालक और विद्युत कुचालक। जो पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी
विद्युत का चालन, विद्युत के चालक कहलाएंगे। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होंगी वो विद्युत के कुचालक कहलाएंगे। ये दो प्रकार के होंगे, मेटेलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स यानी धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक किसे कहेंगे? जिनमें वे सभी सारी धातुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो विद्युत का सुचालन करती है, वो सारे धात्विक चालक कहलाएंगे। वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वे आयनों में टूट जाते हैं उन्हें विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहेंगे। ठीक बात। ग्रेफाइट एक धातु होती है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वो विद्युत का चालन करती है। ठीक बात। इनमें विद्युत का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्यों होता है? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में मदद करता है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक। ठीक। विद्युत इलेक्ट्रॉनिक चालक, इनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होगा, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? आयनिक चालक। अब बात करते हैं विद्युत अपघटनी चालक। तो विद्युत अपघटनी चालक दो प्रकार के होंगे। ये दो प्रकार मैंने यहाँ लिखा है, दो प्रकार के होंगे। एक होगा प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा होगा दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या कौन कौन से आएंगे? प्रबल एसिड, प्रबल बेस और सारे लवण। इधर दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। इनके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल है ये, इनको याद रखो। और ये अपनी थोड़ी सामान्य जानकारी मिली। और अपने अब क्या करते हैं, इनमें थोड़ा सा आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे अपन। और इससे अगला जो पॉइंट है मेटेलिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक जो भी है, इससे आगे का वो अगली क्लास में करेंगे। इनमें थोड़ा सा अंतर देखेंगे अपन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पूरी होगी। इससे आगे का जो भी पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मस्त रहो, पढ़ाई करो।